गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें इस लेक्चर के माध्यम से मध्य प्रदेश के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना है। जैसे इसके पहले वाले वीडियोस में अपन ने कंपोस्ट क्रम तक देखा था, मतलब अपन ने ये समझा था कि किस प्रकार से धारवाड़ चट्टानें अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हुई हैं। चिल्पी क्रम क्या है, सकोली क्रम क्या है और सौसर क्रम क्या है। इसके बाद अपन ने इनकी डिटेल पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने क्लोज पैट क्रम को पढ़ा था, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो है मध्य प्रदेश का भूगर्भ शास्त्र, अर्थात मध्य प्रदेश की जो चट्टानी संरचना हुई है वो किस प्रकार से हुई है। अब हमें इसी क्षेत्र को आगे बढ़ाना है और कोडप्पा क्रम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोडप्पा क्रम की चट्टानें भी अवस्थित हैं। तो एक कोडप्पा क्रम क्या है और कैसे इसका सृजन हुआ है, ये चीज़ें भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कोडप्पा क्रम में क्या समझना है हमको कि इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ था। क्लियर है। तो ये जो कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं किस युग में बनी थी, ये प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी। ये भी मैंने पहले समझाया था आपको कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक का जो भूगर्भिक इतिहास है उसको हमने अलग अलग कालों में विभाजित किया है। वैसा ही एक काल है प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है, जो धरातल की शुरुआत में हुआ करता था। यह धरातल या हमारी पृथ्वी का जब सृजन हुआ था उस समय प्रारंभ हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। तो ये जो प्री कैम्ब्रियन युग है इस समय ही बनी है कौन सी, कोडप्पा क्रम की चट्टानें। इन्हें आर्कियन चट्टानों के अनाच्छादन और अपर्दन से प्राप्त अवसादों के निक्षेप से हुआ है। मतलब इनका जो निर्माण हुआ है, जैसे अपन ने आर्कियन क्रम की चट्टानें पढ़ी थी ना, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वे सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी चट्टानों को हम आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। पढ़ा था ये अपन ने। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि ये चट्टानें अब अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं हैं, क्योंकि इन चट्टानों का व्यापक रूप से अपर्दन और अनाच्छादन हुआ है। मतलब हाईली इरोजन हुआ है इनका, हवा से, पानी से, उनका हवा पानी का जो प्रभाव पड़ा तो इनका कहना चाहिए कि व्यापक रूप से अपर्दन हुआ। अपर्दन होने के बाद ये टूटी, मतलब अनाच्छादन हुआ। उसके बाद इसका जो अवसाद था, मतलब सेडिमेंट्स, वो टूट टूट कर दूसरे स्थानों पर जमने लगा। मतलब उसका निक्षेप हुआ, किसका, अवसादी चट्टानों का। और उसी का ही परिणाम हुआ कि सृजन हुआ किसका, कोडप्पा क्रम की चट्टानों का। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेना कि जो हमारी सबसे पुरानी चट्टान थी आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब व्यापक रूप से अनाच्छादन हुआ है, अपर्दन हुआ है और उसके जो निक्षेप है वो एक स्थान पर जाकर जमा होते गए, तो कौन सी चट्टान का सृजन हुआ है कोडप्पा क्रम की चट्टानों का सृजन। भूगार्भिक हलचलों के कारण दरार और भ्रंश आदि का निर्माण हुआ। मतलब अलग अलग काल में भूकंप आए और धरातल कपा। भूकंप के कारण जब धरातल कपा तो जो चट्टानें थीं उनमें दरार पड़े और भ्रंश उत्पन्न हुए। भ्रंश मतलब जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ में अगर कोई दरार आ जाए तो उसको बोलेंगे हम भ्रंश। मतलब ये वाला ऊपर आज के समय जो हिस्सा ऊंचा है वो नीचे बैठ जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी, इसको हम कहेंगे भ्रंश। भ्रंश आदि का निर्माण हुआ। इन्हीं दरारों एवं भ्रंशों में प्री कैम्ब्रियन से लेकर इयोसीन काल तक के अवसादी चट्टानों का निक्षेप होता गया। अब ये जो दरारें पड़ी हैं और ये जो भ्रंश उत्पन्न हुए हैं, इन दरारों और भ्रंशों में ही प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर इयोसीन काल तक की चट्टानों के निक्षेप जमा होते गए। परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कौन सी, कोडप्पा क्रम की चट्टानें। कोडप्पा चट्टानों के अत्यधिक रूपांतरण के फलस्वरूप
इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे शैल, क्वार्टजाइट, स्लेट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर आदि से के निक्षेप पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से ही क्वार्टजाइट का निर्माण हुआ है। अब यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो कौन कौन से खनिज है इसमें? शैल, क्वार्टजाइट, स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इस प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। और बलुआ पत्थर का जब परिवर्तन होता है अत्यधिक ताप और दाब के परिणाम स्वरूप, तो ये बलुआ पत्थर ही परिवर्तित हो जाता है क्वार्टजाइट में। ठीक है, अब इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? इस स्लाइड में हमने ये समझा कि जो कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, सबसे पहले इनका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में। और कैसे हुआ है? तो जो सबसे पुरानी चट्टानें थी ना, जिनको हम कहते थे आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानों का ही व्यापक रूप से अपरदन हुआ है, अनाच्छादन हुआ है, और इनके जो निक्षेप हैं वो एक स्थान पर जमा होते गए। समय का प्रभाव ये हुआ कि इन निक्षेपों में अलग अलग प्रकार की लेयर्स बनती चली गई। जैसे समझना आप लोग, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन चट्टानों के जो निक्षेप हैं वो आपको क्षैतिज रूप में मिलेंगे, हॉरिजॉन्टली निक्षेप मिलेंगे इन चट्टानों के। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है एक बार बहुत तेज पानी गिरा हो, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों की कहीं पर एक लेयर बन गई, उसके बाद फिर मौसम परिवर्तित हो गया, फिर 1-2 साल के बाद फिर से उसी प्रकार की हलचल घटी, तो जो पुरानी लेयर बन गई थी उसके ऊपर फिर से एक लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर बन गई, फिर चौथी लेयर बन गई। इसीलिए कोडप्पा क्रम की चट्टानों के निक्षेप कैसे पाए जाते हैं? हॉरिजॉन्टली, यानी क्षैतिज अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक हलचलें घटी, जिसके कारण पुरानी चट्टानों में दरारें एवं भ्रंश उत्पन्न हुए। तो जो पुरानी चट्टानों में दरारें और भ्रंश उत्पन्न हुए थे, उन्हीं में जाकर इन चट्टानों के निक्षेप जमा होने लगे। और ये इनके जमा होने का क्रम क्या था? क्षैतिज क्रम। कैसा था? क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल क्रम था। इसीलिए जब आज इन चट्टानों को खोदा जाता है तो ये किस रूप में मिलती हैं हमको? ये हमको मिलती हैं क्षैतिज अवस्था में। क्लियर है? अब अपन आगे चलते हैं। इसमें हमें पर्टिकुलरली ये देखना है कि कोडप्पा क्रम की चट्टानों की ये विशेषताएं तो हमने पढ़ ली कि इनका निर्माण क्या हुआ है या निर्माण कैसे हुआ है। अब हम आगे चलते हैं इनकी और डिटेल में जाने के लिए। कोडप्पा क्रम की चट्टानें क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं और इनकी मोटाई लगभग 6000 मीटर तक होती है। क्षैतिज अवस्था अब भी जस्ट क्लियर करी मैंने कि ये कैसे पाई जाती हैं। ये क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं और इनकी जो मोटाई है वो कितनी है? लगभग 6000 मीटर। मतलब धरातल के अंदर 6 किलोमीटर तक जमी हुई हैं कौन सी? कोडप्पा क्रम की चट्टानें। कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार, ये बहुत ज़रूरी है, विस्तार याद रखना। कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान आदि राज्यों में हुआ है। क्लियर है? तो ये दिमाग में बैठा लेना, कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में है। अब इनका नामकरण कोडप्पा कैसे हुआ? तो आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। हो सकता है कि जब इन्हें पहली बार खोजा गया हो, डिस्टिंग्विश किया हो, तो कहाँ पर किया गया होगा? आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में। निर्माण की दृष्टि से इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। मतलब इनके निर्माण का जो आधार है उस आधार पर इन्हें 2 कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है। एक है निचला कोडप्पा और एक है ऊपरी कोडप्पा। क्लियर? कितने क्षेत्रों में ये विभाजित है? तो ये 2 क्षेत्रों में विभाजित है। एक है निचला कोडप्पा और एक है ऊपरी कोडप्पा। अब ऊपरी कोडप्पा क्रम क्या है?
तो ऊपरी कोडप्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर एवं शैल की अधिकता होती है। क्या होता है इसमें? चूना पत्थर और शैल नामक खनिज अधिक पाए जाते हैं किसमें? ऊपरी कोडप्पा क्रम में, जिससे ये शिलाएं विंध्यन क्रम की शिलाओं के समान ही प्रतीत होती हैं। विंध्यन क्रम हम जस्ट इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों में बहुत ज़्यादा मात्रा में चूना पत्थर और शैल पाई जाती है, और वैसे ही खनिज पाए जाते हैं ऊपरी कोडप्पा क्रम की चट्टानों में। इसलिए ऊपरी कोडप्पा क्रम और निचली कोडप्पा क्रम में ऊपरी कोडप्पा क्रम की विशेषता ये है कि इन चट्टानों में चूना पत्थर एवं शैल की अधिकता होती है, जिससे ये किसके समान दिखाई पड़ती हैं? जिससे ये विंध्यन क्रम की शिलाओं के समान दिखाई पड़ती हैं। और निचली कोडप्पा क्रम की चट्टानें क्या होती हैं? तो निचली कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा आदि राज्यों में हुआ है। कहाँ कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों में हुआ है। और इन चट्टानों में रंगीन शिस्ट, जास्पर तथा लोहा एवं मैंगनीज धातुएं पाई जाती हैं। तो चट्टानों में कौन सी धातुएं पाई जा रही हैं, इस आधार पर कोडप्पा क्रम की चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग कौन सा है? एक वर्ग है ऊपरी कोडप्पा क्रम, जो समानता रखता है विंध्यन क्रम की चट्टानों के समान, क्योंकि ऊपरी कोडप्पा क्रम में चूना पत्थर और शैल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए संबंधित है किससे? विंध्यन क्रम की शिलाओं के समान है। और जो निचला कोडप्पा क्रम है, निचले कोडप्पा क्रम में रंगीन शिस्ट, जास्पर और लौह एवं मैंगनीज जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ये कौन सा हो गया? ये हो गया निचला कोडप्पा क्रम। क्लियर है? अब अपन आगे चलते हैं और इसमें अपन देखते हैं कि किस प्रकार से कोडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म होते हैं अथवा नहीं होते हैं। तो कोडप्पा क्रम की चट्टानें जीवाश्म रहित एवं जीव विहीन होती हैं। यानी मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया है आपको कि चट्टान में अगर जीवाश्म पाए जा रहे हैं तो ये इस बात का द्योतक है कि उस चट्टान का निर्माण उस समय हुआ था जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हो गया था। लेकिन कोडप्पा क्रम की चट्टानों जीवाश्म रहित एवं जीव विहीन होती हैं। यानी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था। लोहा, मैंगनीज, तांबा, निकिल तथा कोबाल्ट आदि खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण कोडप्पा चट्टानों की आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, मैंगनीज, तांबा, निकिल, कोबाल्ट इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से कोडप्पा क्रम की चट्टानें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब मध्य प्रदेश में कोडप्पा क्रम की चट्टानें दो उपक्रमों में विभाजित है। एक तो अपन ने पढ़ा था प्रकार, तो प्रकार होगा दो प्रकार, ऊपरी कोडप्पा और निचला कोडप्पा। लेकिन अगर अपन उपक्रमों की बात करें तो ये दो श्रेणियों में विभाजित है। एक है बिजावर उपक्रम और दूसरा है ग्वालियर उपक्रम। कौन कौन सा? एक हो गया बिजावर उपक्रम और एक हो गया कौन सा? ग्वालियर उपक्रम। ये दो श्रेणियां भी बनती हैं कोडप्पा क्रम की चट्टानों में। अब बिजावर उपक्रम क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, बिजावर एक जगह भी है, छतरपुर के आसपास आती है। ठीक है, तो बिजावर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में है। मतलब है वही कोडप्पा क्रम की चट्टानें, लेकिन कोडप्पा क्रम की चट्टानों का कौन सा क्रम? तो कोडप्पा क्रम की चट्टानों का बिजावर उपक्रम, जो कि पाया जाता है मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर क्षेत्रों में। इन चट्टानों के आधार में, आधार मतलब सबसे निचले पायदान पर, इन चट्टानों के आधार में बलुआ पत्थर एवं क्वार्टजाइट चट्टानों के निक्षेपण है। तो बिजावर उपक्रम अगर लिखने आता है तो आप उसको विशेष रूप से कैसे लिखोगे? तो इसमें आपको ये लिखना होगा कि बिजावर उपक्रम कोडप्पा क्रम की चट्टानों का एक उपक्रम है
जो पन्ना एवं छतरपुर क्षेत्र में पाया जाता है और इसके आधार में बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट की चट्टानें होती हैं तथा इनके ऊपर चूना पत्थर का जमाव पाया जाता है। इन चट्टानों की परतों के मध्य बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। तो पन्ना क्षेत्र तो प्रसिद्ध ही है हीरों के लिए, पन्ना, सतना और छतरपुर का कुछ भाग। तो आप ये समझ सकते हो कि कौन सी चट्टानें हैं वहाँ पर, बिजावर उपक्रम की चट्टानें, जिनके आधार में, जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान का जो आधार है, आधार में पाए जाएंगे बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट, जबकि ऊपर की तरफ होगा चूना पत्थर और मध्य में बेसाल्ट निक्षेप पाए जाते हैं। मध्य में होगा आपका बेसाल्ट निक्षेप और इसी बेसाल्ट निक्षेप में पाए जाते हैं हीरे। क्लियर है? तो ये विशेषताएं हो गई किसकी? बिजावर क्रम की चट्टानों की, जो कि एक उपक्रम है किसका? कोडप्पा क्रम की चट्टानों का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ग्वालियर उपक्रम के बारे में। तो जैसा नाम है कि ग्वालियर क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जा रही होगी। तो ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं और इनमें बलुआ पत्थर, शैल, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर और बेसाल्ट लावा की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं। तो इसमें जो मुख्य खनिज है वो कौन कौन से हैं? वे खनिज हैं बलुआ पत्थर, शैल, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, बेसाल्ट लावा की चट्टानें। इस उपक्रम की ऊपरी चट्टानों को मुरार, मतलब ये वाली जो श्रेणी है ना ग्वालियर उपक्रम, ग्वालियर उपक्रम का जो ऊपरी पार्ट है उसको कहते हैं मुरार और इनकी निचली चट्टानों को पार कहा जाता है। तो ग्वालियर उपक्रम का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? मुरार, और इसका जो निचला भाग है वो कहलाता है पार। ठीक है, तो कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विभाजन दो श्रेणियों में हुआ है और ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक हो गई आपकी बिजावर श्रेणी और दूसरी हो गई कौन सी? ग्वालियर श्रेणी। बिजावर श्रेणी की विशेषताएं अपन ने पढ़ ली है कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें ऊपरी तरफ या हम ये बोल सकते हैं इसके आधार पर बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट होते हैं, सबसे ऊपर चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं और बीच में बेसाल्ट चट्टानों का जमाव होता, उसी में हीरे मिलते हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरा क्रम है वो आ जाएगा आपका ग्वालियर उपक्रम, और ग्वालियर उपक्रम की जो चट्टानें हैं वो ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनकी जो ऊपरी परत होती है उसको कहा जाता है मुरार और इसकी निचली परत को कहा जाता है पार। ठीक है, तो ये थी कोडप्पा क्रम की चट्टानें और इनका नाम कोडप्पा क्यों पड़ा है? क्योंकि ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में खोजी गई थी। अब अपन चलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों पर, जो मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू, नो डाउट प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, मतलब जिस युग में कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था उसी युग में विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण भी हुआ था। इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में हुआ है। क्लियर है? विंध्यन क्रम की चट्टान पश्चिम से पूर्व लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में और 1,03,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। देखो, ये तो मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल पर्वत के कारण ही इन चट्टानों का नामकरण हुआ है विंध्यन क्रम की चट्टानें, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक इनका जो विस्तार है वो लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में हुआ है। और ये कितने क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं? तो ये 1,03,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों की सर्वाधिक विस्तार नर्मदा के उत्तर में पाया जाता है, मतलब जो नर्मदा नदी वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ठीक है, ये है नर्मदा नदी का इलाका। नर्मदा नदी के इलाके के उत्तर में पाई जाती हैं कौन सी?
विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन पर्वत श्रृंखला उत्तर में मैदानी तथा प्रायद्वीपीय भागों से मध्य विभाजक का कार्य करती है। देखो, ये मैंने हिस्ट्री में भी बताया था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजन की जो रेखा है वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। पढ़ा था ना अपन ने कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजन की रेखा कौन है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो अब यहाँ पे से समझ सकते हो आप कि उत्तर भारत का मैदानी इलाका, मतलब ये हो गया आपका उत्तर भारत का मैदानी इलाका, ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो उत्तर भारत के मैदानी इलाके के बीच और दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत के बीच विभाजन का कार्य करती हैं ये विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है जो कि 752 मीटर लंबी है। कौन सी चोटी है ये? सद्भावना चोटी। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण एक लंबे कालक्रम में हुआ है, मतलब एक अच्छा खासा समय लगा है विंध्यन क्रम की चट्टानों के निर्माण में, ठीक है। इसलिए इनकी ऊपरी और निचले क्रम की चट्टानों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। वही मैंने बताया था कि क्षैतिज निक्षेप होते हैं ना, मतलब हॉरिजॉन्टल डेपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का या अवसादों का। अब देखो, एक परत बन गई कब? एक परत उस समय बनी जब एक बार अवसादों का जमा हुआ, उसके ऊपर दूसरी परत बनी, फिर तीसरी परत बनी, फिर चौथी परत बनी। इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब अवसादों का क्षैतिज जमाव, ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं कि इनका निर्माण एक लंबे कालक्रम में हुआ है, इसलिए इनकी ऊपरी परत और निचली परत के बीच में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। तो ये हैं विभिन्न परतें। जब भी किसी चट्टान का क्षैतिज जमाव होता है तो उसकी अलग अलग परतें बन जाती हैं, और जो निचली परत है, ठीक है, उसके संघटकों में और ऊपरी परत के संघटकों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। ये अर्थ है इस चीज का। क्लियर है? इसमें चूना पत्थर, शैल तथा बलुआ पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। किसमें? विंध्यन क्रम की चट्टानों में कौन कौन से निक्षेप पाए जाते हैं? चूना पत्थर, शैल तथा बलुआ पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों की मोटाई 4200 मीटर। तो कितनी मोटी हैं ये? 4200 मीटर मोटी हैं, और इनका नामकरण विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम पर विंध्यन रखा गया है। क्लियर है? क्योंकि ये आसपास पाई जाती है किसकी? विंध्याचल क्रम की या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के आसपास पाई जाती, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानों की संरचना में सूक्ष्म कणों से लेकर बड़े आकार तक के बलुआ पत्थर, शैल तथा चूना पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर है? मतलब एक छोटे से सूक्ष्म आकार से लेकर बड़े बड़े आकार के बलुआ पत्थर, शैल एवं चूना पत्थर, ये तत्व पाए जाते हैं किसमें? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ठीक है। मतलब कहीं पर इनके कण सूक्ष्म रहेंगे, कहीं पर बहुत बड़े बड़े कण रहेंगे। ठीक है। अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के मध्य 800 किलोमीटर लंबा ग्रेट बाउंड्री भ्रंश स्थित है, जो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को पृथक करता है। ठीक है। अब इसको कैसे समझो? इसको कुछ इस प्रकार से समझना। देखो, ये हो गया आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है। और यहां पर हो गई विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र है ये लगभग 800 किलोमीटर का ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। क्या है ये? 800 किलोमीटर लंबा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यही चीज दी गई है, क्योंकि यहां पर आ जाएगी आपकी कौन सी?
अरावली और नीचे आ जाएगी विंध्याचल। अरावली और विंध्याचल के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल लगभग 800 किलोमीटर का है। ठीक है, इन चट्टानों में सजावटी पत्थर, बहुमूल्य रत्न, चूना पत्थर, शीशा, गृह निर्माण सामग्री, सीमेंट आदि रासायनिक उद्योग हेतु कच्चे माल की प्राप्ति होती है। मतलब ये जो इलाका है ना पूरा, या ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इन विंध्यन क्रम की चट्टानों में बहुत से औद्योगिक खनिजों की प्राप्ति होती है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्न, चूना पत्थर, शीशा, विभिन्न गृह निर्माण सामग्री के लिए सीमेंट। अब जब चूना पत्थर मिल रहा है तो सीमेंट के कारखाने तो इसके आसपास स्थापित हो ही जाएंगे। ठीक है, रसायन उद्योग हेतु कच्चे माल की प्राप्ति होती है। पन्ना एवं गोलकुंडा की प्रसिद्ध खदानें कॉन्ग्लोमेरेट से संबंधित है। मतलब ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हमें पन्ना क्षेत्र में मिलती हैं, वो कैसे संबंधित हैं? वे संबंधित हैं कॉन्ग्लोमेरेट से। विंध्यन क्रम के पत्थरों का रंग लाल होता है। मतलब विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो पत्थर हमें प्राप्त होते हैं उनका रंग कैसा है? उनका रंग लाल होता है, जिनसे अनेक ऐतिहासिक भवनों का निर्माण हुआ है। इतिहास में बहुत से ऐसे भवन हैं जिनका निर्माण हुआ है किससे? विंध्यन क्रम की चट्टानों से निकाले गए पत्थरों से। जैसे समझना आप, सासाराम, यह आता बिहार में। सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, ये भी लाल पत्थर से ही बना है। और लाल पत्थर से बना है, इसका मतलब ये पत्थर खोदा गया होगा विंध्यन क्रम की चट्टानों से। सारनाथ, सांची, भरहुत के स्तूप, ये जो बौद्ध स्तूप है जो कहाँ कहाँ पर अवस्थित है? सारनाथ, सांची और भरहुत, ये भी बने हुए हैं किससे? विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही। जामा मस्जिद, ग्वालियर का किला, लाल किला आदि का निर्माण इन्हीं लाल पत्थरों से हुआ है जो कभी खोदा गया होगा विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती हैं। जीवाश्म विहीन मतलब फिर वही कॉन्सेप्ट कि जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ होगा तब शायद पृथ्वी पर जीवन शुरू नहीं हुआ होगा। ठीक है, किंतु कैमूर की चट्टानों के निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वनस्पतिक जीवन के कुछ संकेत हमको मिले हैं। ठीक है, ये जो चट्टानें हैं ना, विंध्यन क्रम की चट्टानें, इनका विस्तार कटनी के आगे भी हुआ है, वहीं पर आता है कैमूर क्षेत्र। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में कैमूर पर्वत जो श्रृंखला है उसके निचले भागों से हमें विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के निक्षेप मिले हैं, जो इस बात का द्योतक है कि जब ये चट्टानें बन रही होंगी उस समय वनस्पतियां का जो निक्षेप है वो पृथ्वी पर प्रारंभ हो गया होगा। मतलब जीवन शुरू हो गया होगा और विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनका सृजन होने लगा होगा। इसलिए कैमूर क्षेत्र की जो चट्टानें हैं उसके निचले भागों में हमें कार्बनिक पदार्थों के निक्षेप मिलने लगे हैं। क्लियर है? अब ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इन्हें विभाजित किया गया है निचला विंध्यन क्रम और ऊपरी विंध्यन क्रम। किन दो श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है? जैसे हमने कोडप्पा में पढ़ा था ना, निचला कोडप्पा और ऊपरी कोडप्पा, वैसे ही विंध्यन क्रम की चट्टानों को भी निचला विंध्यन क्रम और ऊपरी विंध्यन क्रम में विभाजित किया गया है। और ये जो निचला विंध्यन क्रम है इसी को कहा जाता है सैमरी उत्क्रम। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं हम सैमरी उपक्रम। और जो ऊपरी विंध्यन क्रम है ये फिर से 3 भागों में विभाजित होता है और इसके 3 भाग हैं कैमूर उपक्रम, रीवा उपक्रम और भांडेर उपक्रम। कौन कौन से हैं? कैमूर उपक्रम, रीवा उपक्रम और भांडेर उपक्रम। तो ध्यान से देख लो इसके लिए कि विंध्यन क्रम की चट्टानें 2 भागों में विभाजित होती हैं, एक है निचला विंध्यन क्रम और एक है ऊपरी विंध्यन क्रम। जो निचला विंध्यन क्रम है वो कहलाता है सैमरी उपक्रम
और जो ऊपरी विंध्यन क्रम है वो फिर से विभाजित है कैमूर उपक्रम, रीवा उपक्रम और भांडेर उपक्रम में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, निचला विंध्यन क्रम अर्थात सैमरी उपक्रम, यह निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों का एक उपक्रम है जिसका अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में सोन नदी की घाटी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सोन नदी की घाटी क्षेत्र में हुआ है। सोन नदी का इलाका देखो आप, ये अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली होते हुए पटना मतलब बिहार क्षेत्र में एंटर करती है। इसका तात्पर्य है कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जा रही होगी निचली विंध्यन क्रम अर्थात सैमरी उपक्रम। ठीक है, फिर से देख लो एक बार कि सोन नदी वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला इलाका है। ठीक है, यानी इस इलाके के आसपास के क्षेत्र में ही पाई जाएगी निचली विंध्यन क्रम अर्थात सैमरी उपक्रम। ठीक है, अब इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब जो खनिज यहाँ पर पाए जा रहे हैं वे कौन से हैं? वे हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के साथ साथ कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर भी मिल रहा है, बलुआ पत्थर भी मिल रहा है, इसलिए उस इलाके में बहुत से सीमेंट के उद्यम लगे हुए हैं। निचले विंध्यन क्रम में वलय, फोल्ड्स और भ्रंश, फॉल्ट्स अधिक पाए जाते हैं। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मतलब ये चट्टान है, या कहना चाहिए ये जो पत्थर है वो सीधा नहीं है। ठीक है, कहीं पर सीधा है तो कहीं पर अंदर घुस गया, फिर निकला, फिर अंदर घुस गया, फिर निकला, काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है ये इलाका। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वलय और भ्रंश अधिक पाए जाते हैं। दमोह और सागर जिलों के दक्षिण में विस्तृत क्षेत्रों में गुंबद आकार उच्च भूमियाँ एवं घाटियाँ पाई जाती हैं। मतलब हमारे यहाँ यह सागर और दमोह वाले इलाके में किस प्रकार की हैं ये चट्टानें? ये चट्टानें गुंबद आकार उच्च भूमियाँ एवं घाटियों के रूप में पाई जाती हैं। कौन सी? विंध्यन क्रम की चट्टानों का कौन सा हिस्सा? सैमरी उपक्रम। इसलिए आपने देखा होगा कि सागर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाके हैं कहना चाहिए, क्योंकि कहीं पर बिल्कुल निचले इलाके हैं, कहीं पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयां हैं। तो कौन सी श्रेणी है ये? हमारे सागर में भी विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, लेकिन उसकी सैमरी सीरीज हमारे यहाँ सागर में उपलब्ध है जो एकदम सपाट नहीं है। ठीक है, इसमें भ्रंश और विभिन्न कगार मतलब फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ कोई इलाके ऊंचे हैं तो कोई इलाके नीचे हैं। अब ऊपरी विंध्यन क्रम, अभी जो अपन पढ़ के आए थे वो हम पढ़ के आए थे निचला विंध्यन क्रम, जिसको हमने नाम दिया था सैमरी उपक्रम। अब हम पढ़ रहे हैं ऊपरी विंध्यन क्रम। तो इसका विकास निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। मतलब आप 2 मिनट सोचकर देखना कि निचला विंध्यन क्रम जो अभी अपन ने पढ़ा है उसका निर्माण हो चुका था, उसके बाद निर्मित हुई है ऊपरी विंध्यन क्रम। ठीक है, ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण ज्वार नदमुख तथा नदियों की घाटियों में हुआ है। ज्वार नदमुख मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर नदियां या तो किसी दूसरी नदी में जाकर मिल रही है या फिर समुद्र में जाकर मिल रही है। ठीक है, या नदियों की घाटियों में हुआ है। तो नदियां जब जाती हैं तो अपने साथ मृदा को काटते हुए ले जाती हैं और इस प्रकार से नदियां बनाती हैं अपनी स्वयं की घाटियां। तो जो निचला विंध्यन क्रम है वो तो हमने देख लिया। अब ऊपरी विंध्यन क्रम की विशेषता क्या है? ऊपरी विंध्यन क्रम की विशेषता ये है कि इसका निर्माण या तो ज्वार नदमुख वाले क्षेत्र में हुआ है या फिर नदियों की घाटियों वाले क्षेत्र में हुआ है। इसमें बलुआ पत्थर, शैल, कॉन्ग्लोमेरेट चट्टानों की परतें पाई जाती हैं। मतलब जो खनिज यहाँ पर पाए जा रहे हैं वो कौन से हैं? बलुआ पत्थर, शैल और कॉन्ग्लोमेरेट की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं।
और इसको पुनः 3 उपक्रमों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कैमूर उपक्रम के बारे में। कैमूर कटनी के आसपास का क्षेत्र है। इस उपक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में हुआ है। कहाँ कहाँ पर विस्तृत है ये विस्तृत है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में। इसका सबसे अधिक विकास बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों में है। मतलब ये वाला जो इलाका है ना हमारा, ये हो गया आपका बुंदेलखंड क्षेत्र और ये हो गया बघेलखंड क्षेत्र। तो इन बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में ही विस्तारित है कौन सा, कैमूर उपक्रम। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, शैल, कॉन्ग्लोमेरेट चट्टानें पाई जाती हैं। राज्य में कैमूर उपक्रम का विस्तार कहाँ कहाँ पर ये विस्तारित है, पन्ना, सतना तथा रीवा जिलों में हुआ है। तो कैमूर उपक्रम की जो पट्टी है वो कहाँ से गुजरी है, पन्ना, सतना और रीवा क्षेत्र से होकर गुजरी है। इसलिए कहते हैं कि इसका विस्तार हुआ है बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों में। पन्ना जिले के पूर्वी भाग में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। पुलकोवा पहाड़ी के निकट स्थित केन एवं अन्य नदियों के कगारों का निर्माण किया गया है। इन कगारों से कॉन्ग्लोमेरेट चट्टानें दिखाई पड़ती हैं। इनमें शैल और क्वार्टजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं जिनका उपयोग गृह निर्माण में होता है। मतलब पुलकोवा पहाड़ी ये इलाका पड़ जाएगा आपका केन नदी, केन और उसके आसपास के क्षेत्रों का, और यहाँ से विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य खनिज भी मिलते हैं और कॉन्ग्लोमेरेट की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं और इनमें शैल और क्वार्टजाइट के निक्षेप भी पाए गए हैं जिनका प्रयोग गृह निर्माण में किया जाता है। अब अपन बात करते हैं रीवा उपक्रम की। किसकी? रीवा उपक्रम की। और ये भी किसका उपक्रम है? ये भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपरी विंध्याचल क्रम का एक पार्ट है रीवा उपक्रम। इसका विस्तार कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम में सागर, पन्ना तथा दमोह आदि जिलों में पाया जाता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ध्यान से देखने पर आप ये पाओगे कि इस इलाके में ये जो पट्टियां हैं ये है आपका वास्तविकता में कैमूर उपक्रम। ठीक है, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में मतलब इन इलाकों में ये आ जाएगा आपका रीवा उपक्रम। ठीक है, सागर, पन्ना और दमोह आदि जिलों में पाया जाता है और इस उपक्रम के मध्य ही इलाहाबाद से कटनी के मध्य रेल लाइन गुजरती है। मतलब इसी को काट कर इलाहाबाद से कटनी की जो रेल लाइन है वो निकाली गई है। इसमें उपस्थित बलुआ पत्थर की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। मतलब जो बलुआ पत्थर इन चट्टानों में पाया जाता है उसकी 2 अवस्थाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके निचले शैल में पन्ना शैल तथा ऊपरी शैल में झिरी शैल, झिरी शैल कहते हैं। जो पत्थर यहाँ पर आपको मिल रहा है उस पत्थर के 2 भाग हैं या उस चट्टान के 2 भाग हैं। जो यहाँ पर निचला भाग है उसको कहते हैं पन्ना शैल और जो ऊपरी भाग है उसको कहते हैं झिरी शैल या राजगढ़ शैल। पन्ना क्षेत्र से हीरा प्राप्त किया जाता है या ये वाला जो इलाका है ना, पन्ना वाला जो क्षेत्र से मझगवां कहते हैं। ठीक है, वहां पर पर्टिकुलरली पाई जाती है कौन सी? रीवा उपक्रम। इसके कण मध्यम से बड़े आकार के होते हैं। इन चट्टानों के जो कण हैं वो छोटे भी होंगे और बड़े आकार के भी होंगे एवं इनका रंग गुलाबी व बैगनी होता है। ठीक है, तो ये वाली जो चट्टान है ना हमारी रीवा उपक्रम, उसका रंग कैसा है? गुलाबी है और बैगनी है। बड़े आकार के कणों की उपस्थिति के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि रीवा उपक्रम के निर्माण के समय जलवायु शुष्क रही होगी, मतलब सूखी होगी जलवायु, इसीलिए इसके जो कण हैं वो बड़े आकार के उपस्थित है।
इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल आदि के निक्षेप पाए जाते हैं जिनका उपयोग सीमेंट और शीशा उद्योग में किया जाता है। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना, ये खासियत है किसकी? रीवा उपक्रम की। क्लियर? अब अपन बात करते हैं भांडेर उपक्रम की, अर्थात भांडेर सीरीज की। तो भांडेर उपक्रम का विस्तार विंध्यन श्रेणी के पश्चिम में सतना, सागर एवं दमोह जिलों में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था पन्ना उपक्रम, फिर देखा रीवा उपक्रम, अब यह है भांडेर उपक्रम। ठीक है, तो जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ना पन्ना उपक्रम, उसके उत्तर पश्चिम में था रीवा, उसके पश्चिम में आ जाएगा भांडेर। ठीक है, इस उपक्रम की दो अवस्थाएं होती हैं, गानौरगढ़ शैल और सिरबू शैल। यही चीज अपन ने रीवा में भी देखी थी कि रीवा उपक्रम की भी दो अवस्थाएं हैं, तो ऐसी ही दो अवस्थाएं हैं किसकी? भांडेर उपक्रम की। और वो कौन सी है? गानौरगढ़ उपक्रम और सिरबू शैल। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इस उपक्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा शैल के निक्षेप पाए जाते हैं। तो जो खनिज यहाँ पर मिलते हैं वे कौन से हैं? वे है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल। इस क्षेत्र में सूक्ष्म से मध्यम आकार के कण, गुलाबी व बैगनी पत्थरों के निक्षेप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कण हैं वो छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। ठीक है, और उनका रंग कैसा है? गुलाबी और बैगनी पत्थर या गुलाबी और बैगनी इनका रंग है, जिनका उपयोग गृह निर्माण और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो ये है खासियत किसकी? भांडेर उपक्रम की। विंध्यन क्रम की चट्टानों में दरार और भ्रंश अधिक पाए जाते हैं, मतलब इनमें दरारें भी होंगी और बड़े बड़े भ्रंश भी होंगे। इन्हीं भ्रंशों तथा दरारों में आर्कियन चट्टानों के अवसादों के निक्षेप से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनके संस्तर क्षैतिज अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्षैतिज क्या होता है। जैसे इन चट्टानों का निर्माण जब भी कभी होता है तो एक साथ तो होता नहीं है, कभी एक परत का निर्माण हो गया तो कभी दूसरी, कभी तीसरी। इस वजह से आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, अंतर बता सकते हो कि ये परत अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि इन परतों का निर्माण भी अलग अलग कालखंडों में हुआ है। क्लियर है? इसीलिए इसमें भी क्षैतिज संस्तर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने दो चट्टानें कंप्लीट करी हैं, एक है कोडप्पा क्रम की चट्टानें और एक है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसका अध्ययन अगर आपने कर लिया तो आपको ना तो प्रीलिम्स में, ना मेंस में और ना ही किसी अनदर वनडे एग्जाम में कोई दिक्कत जाएगी। क्लियर है? तो प्लीज ईमानदारी से आप लोग पढ़िए। थैंक यू।